देखिएगा तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन का फर्स्ट बीट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। जैसे आपको पता होगा, इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है। अगर हम एक सर सुटेबल, बोलो। सेमीकंडक्टर चैप्टर फिनिश हो गया? नहीं, अभी वो बाकी है, मैं लेता हूँ उसके ऊपर भी लेक्चर। ओके, पहले ठीक इस है। टॉपिक को देखते हैं हम। सीयर देखिएगा आप, तो एक वैक्यूम ट्यूब हमें लेना है और इस वैक्यूम ट्यूब को हमें इंसिडेंट करवाना है एक मेटल प्लेट पर। और इस मेटल प्लेट को कुछ हम पोटेंशियल देने वाले हैं यहाँ पर, ऐसे। और एक की के जरिए फिर हम एक अनदर इलेक्ट्रोड को इसे कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है और ये निगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है। ठीक है, तो ये ऐसे एनोड और कैथोड के दो मेटल्स हैं। तो ये जो कैथोड का मेटल है इसे हम एक्सपोज करने वाले लाइट के ऊपर। ओके, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाने वाले हैं। तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इस मेटल पर इंसिडेंट होता है ना, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ओके, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल होकर एनोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं और एक पाथ कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन का। और फिर यहाँ पर कुछ माइन्यूट करंट जनरेट होता है जिसे हम माइक्रो एमीटर से मेजर करते हैं। इस करंट को फोटो करंट कहा जाता है। इस करंट को हमें फोटो करंट कहना है। ठीक है, फोटो करंट क्यों कहना है इसे? क्योंकि लाइट को इंसिडेंट करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस करंट को फोटो करंट कहा जाता है। ओके, whenever light of suitable frequency is incident on the metal surface, then electrons are ejected from the metal surface. This effect is called as photoelectric effect, and the electrons ejected are called as photoelectrons. Okay, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम। और जो ये इफेक्ट होता है इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद एनोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इनका पाथ कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस पाथ जो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो कंटिन्यूअस पाथ रहेगा उसी को हम करंट कहते हैं। और इस करंट को फोटो करंट कहा जाता है क्योंकि ये लाइट से प्रोड्यूस होने वाला करंट है, दैट्स व्हाई इसे हम फोटो करंट कहते हैं। ये करंट प्रोड्यूस तो होता है लेकिन बहुत माइन्यूट होता है। इस कारण इसे माइक्रो इस कारण इसे हम माइक्रो एमीटर से मेजर करते हैं। ओके, इज इट ओके? तो इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ये एक इफेक्ट है जो हमें बताता है कि लाइट का नेचर, ये डिस्क्रीट नेचर है। लाइट का नेचर डिस्क्रीट बताने वाला एक एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, और सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ इसका स्टेटमेंट। It is the phenomenon of ejecting electron by falling light of suitable frequency or wavelength on a metal. Ejected electrons are called as photoelectrons, and the current flowing due to these photoelectrons is called photoelectric current, and this effect was discovered by Hertz. Okay, तो ये जो इफेक्ट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसने हमें एक्सप्लेन किया है? हर्ट्ज ने। साइंटिस्ट हर्ट्ज ने हमें ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है सबसे पहले। ओके, तो ये हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। इसे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ओके, ये वैक्यूम ट्यूब होता है, अंदर इसके वैक्यूम जनरेट किया जाता है। तो हर्ट्ज का ये एक्सपेरिमेंट है। हर्ट्ज और उसके बाद हेवलांच और लिनार्ड, ऐसे तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किए वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर। ओके, हर्ट्ज ने क्या किया है वो देखो। हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ नेगेटिव प्लेट of electric discharge tube, then conduction takes place easily in the tube. तो उसका क्या कहना था कि अगर हम अल्ट्रावायलेट रेज को अगर पास करते हैं और मेटल पर इंसिडेंट करवाते हैं तो फिर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहाँ पर कंडक्शन होता है इस वैक्यूम ट्यूब में। तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने। ओके, इसके बाद जो हेवलांच साइंटिस्ट था उसने क्या ऑब्जर्व किया देखो। हेवलांच ऑब्जर्व दैट इफ नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट of electroscope is illuminated by ultraviolet light, its negative charge decreases and it becomes neutral। मतलब ये जो प्लेट है ना, ये उसने जिंक प्लेट लिया और इस जिंक प्लेट पर उसने ऑब्जर्व किया कि पहले हमने इसको निगेटिव चार्ज दिया है, निगेटिवली चार्ज ये जिंक प्लेट था, और इसके ऊपर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाया तो फिर ये ट्यूब न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल क्यों हो जाती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देती है। कोई भी अगर
निगेटिवली चार्ज बॉडी अपने निगेटिव चार्ज को कम कर दे तो फिर वो न्यूट्रल होने वाली है अल्टीमेटली। दैट्स व्हाई ये जो जिंक प्लेट है इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये न्यूट्रल होने वाली है। तो ये ऑब्जर्वेशन किया हैवलॉन्च ने। ओके, उसके बाद लिनार्ड साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। लिनार्ड टोल्ड दैट when ultraviolet rays are incident on the cathode, electrons are ejected. These electrons are attracted by anode due to complete path of photoelectrons and photocurrent flows. When ultraviolet rays are incident on anode, electrons are ejected but current does not flows. Okay, मतलब उनका क्या कहना है था कि इंटेंसिटी से रिलेटेड उसने कुछ बताया। When ultraviolet rays is incident on the cathode, electrons are ejected. These electrons are attracted towards anode due to complete path. Okay, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस मेटल से तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये निगेटिवली चार्ज होने के कारण ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे हम एनोड कहते हैं तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस वजह से ये कंप्लीट पाथ होता है। ओके, एंड करंट वहां पर जनरेट होगा। ओके, तो ऐसे ये ऑब्जर्वेशन उसने बताया। ओके, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन एनोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड बट करंट डज नॉट फ्लो। ओके, अभी यही अगर हम लाइट एनोड पर अगर इंसिडेंट करवाते हैं ना तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होने के कारण वो कैथोड की ओर अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, क्योंकि कैथोड कौन सा टर्मिनल है? निगेटिव टर्मिनल है, और निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं होते हैं। इससे क्या समझ में आता है हमें कि जब लाइट गिरता है किसी मेटल पर तो उससे निगेटिव चार्ज बाहर निकलता है। ओके, तो इसी एक्सपेरिमेंट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तीनों भी साइंटिस्ट ने जो डिफरेंस बताया वो याद रखना हमेशा। ओके, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसके बाद नेक्स्ट बीट है। अब ये जो मेटल सरफेस है ना एनोड का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है किसी का? वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अभी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है ना तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मुझे आप सुनाई नहीं देगा अगर आप माइक में कुछ बोलते हो तो कि मैंने है तो मुझे आपका आवाज सुनाई नहीं देगा। अभी क्लियर है क्या वॉइस? देखो, नाउ वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हमें देखना है, अलग अलग बिट्स देखना है हमें। सपोज ये मेटल है, ये कौन सा मेटल है? कैथोड का। ये हमारा जो कैथोड का मेटल है, तो इसमें एक मतलब बीट होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं ये अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, ओनली यूवी लाइट को ही रिस्पॉन्ड करने वाले। और उन मेटल्स के नाम है जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम। जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, तो ये विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ओके, वही अगर हम देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट लाइट को सिर्फ रिस्पॉन्ड करने वाले जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम। ओके, मतलब कुछ मेटल्स विजिबल लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं तो कुछ मेटल्स अल्ट्रावायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो ऐसा बिट रहेगा। इज इट ओके? तो कौन से मेटल किसके साथ रिस्पॉन्ड करते हो अच्छे से याद रखिएगा। अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम, लिथियम, पोटेशियम रिस्पॉन्ड टू द visible light also. Okay, while zinc, cadmium and magnesium respond only to the ultraviolet radiation. Okay, so this is the concept related to the ejection of electron when different wavelength of light is incident on it. Okay, इसके बाद देखिएगा मेटल सरफेस में आपको पता है कि इस मेटल के अंदर उसके एटम्स रहने वाले, जैसे अगर ये सोडियम मेटल है तो इसके अंदर सोडियम के एटम्स रहते हैं, और इन एटम्स के आपको पता है एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे अगर एक सोडियम का एटम में निकालता हूं तो इस सोडियम के एटम में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,1। ओके, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है 2,8,1। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होता है। ओके,
और उसे न्यूक्लियस से अलग करने के लिए समवॉट एनर्जी लगता है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रॉन है, मुझे अगर इस एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाना है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो एक मिनिमम एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लगता है मतलब अपने एटम को छोड़कर बाहर निकलने के लिए या फिर इस मेटल से इजेक्ट होने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to the electron to eject from the atom, and this minimum amount of energy is called as photoelectric work function. Okay, इसे हम phi naught से indicate करते हैं, where phi naught is called as photoelectric work function. Okay, photoelectric work function मतलब क्या रहेगा? The minimum amount of energy required by electron to eject from the metal surface is called as photoelectric work function. Is it okay? अब ये एक टाइप का एनर्जी होने के कारण इसका ऐसा यूनिट जूल है फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का, लेकिन जूल ये बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के लेवल में एनर्जी मेजर करने के लिए। इस वजह से हम छोटा सा यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये होगा बीट। इज इट ओके? तो ये कन्वर्जन याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का जूल में, ठीक है। कुछ दिक्कत अब इसमें? कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में? तो ऐसा ही बीट रहेगा रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसके मतलब अलग अलग वेरिएशंस भी है, अलग अलग बीट्स भी है, वो एक एक करके हमें देखना है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना। ओके, अगर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, मतलब ये जो लाइट सोर्स हम यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं ना इस मेटल सरफेस के ऊपर, तो ये लाइट के कुछ क्राइटेरिया होता है, मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस लाइट का होना जरूरी होता है। ओके, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, एट दैट टाइम ओनली इलेक्ट्रॉन इजेक्शन विल स्टार्ट। मतलब इस मेटल पर जो लाइट इंसिडेंट करवाने वाले हैं ना हम, तो इसका इंटेंसिटी हम क्या करने वाले हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी इंटेंसिटी नहीं फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी हम 0 टू इंफिनिटी इसमें वेरी करने वाले फ्रीक्वेंसी को। अभी इस सेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगा जो लाइट हम इंसिडेंट करवा रहे हैं इस मेटल सरफेस पर, उसका फ्रीक्वेंसी हमें 0 टू इंफिनिटी में वेरी करना है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देने तक लाइट का तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होना स्टार्ट ही नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए सफिशिएंट एनर्जी लगता है, और वो सफिशिएंट एनर्जी तभी मिलता है जब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस लाइट के अंदर हो। ओके, और ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। This minimum amount of frequency is called as threshold frequency and it is denoted by nu naught. Okay, और फिर phi naught का जो फॉर्मूला आता है वो h into nu naught आएगा। ओके, ये जो हमारा phi naught है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, उसे निकालने का ये फॉर्मूला है h into nu naught। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और nu naught मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होने जरूरी है। ओके, अब इसके बाद देखिएगा एक शॉर्ट बीट है, ठीक है। अब ये इस टॉपिक का मतलब इसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना, ओके, मतलब लाइट इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना मेटल सरफेस से, इस टाइप के एमिशन को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा जाता है। लेकिन ऐसे 3 तरीके के एमिशंस पॉसिबल होते हैं। ओके, मतलब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट जब होता है ना, तो ये 3 वे से पॉसिबल हो सकता है। ओके, पहला एमिशन है थर्मो आयोनिक एमिशन। थर्मो आयोनिक एमिशन कब ऑकर होगा? जब मेटल सरफेस को हम हीटअप करते हैं और उससे अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसे थर्मो आयोनिक एमिशन कहा जाता है। मतलब 3 तरीके के एमिशंस होते हैं, लिखकर रखिएगा। थर्मो आयोनिक एमिशन, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा सेकंड फील्ड एमिशन, और तीसरा रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो ऐसे 3 तरीके के एमिशंस रहने वाले। थर्मो आयोनिक एमिशन मतलब कुछ अगर हीट करते हैं हम अगर किसी सरफेस को और उससे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो इस टाइप के एमिशन को इलेक्ट्रॉन के कहा जाता है थर्मो आयोनिक एमिशन। जनरली इस कंसेप्ट के साथ हम डील करते हैं सेमीकंडक्टर में। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर में जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हीटअप होने के बाद वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। ऐसे तरीके के एमिशन को थर्मो आयोनिक एमिशन कहा जाता है। उसके बाद फील्ड एमिशन है। फील्ड एमिशन मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इंपार्ट करते हैं किसी मेटल सरफेस पर तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ऐसे इजेक्शन को कहा जाता है फील्ड एमिशन। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या रहेगा, अगर लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट होता है किसी मेटल सरफेस पर और उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, फील्ड एमिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंपार्ट करने के बाद मेटल सरफेस पर अगर उससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन होता है तो उसे फील्ड एमिशन। और फोटो मतलब लाइट। ओके, तो ऐसे 3 तरीके के एमिशन होते हैं। हमें इस टॉपिक में किस एमिशन के साथ डील करना है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के साथ। ओके, तो बस इतना ये बीट रहेगा। I hope you understand this concept. इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटम थ्योरी। ओके, तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पता है। ये मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाते वक्त भी बताया होगा। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने ये बताया हुआ थ्योरी है। क्या कहता है देखिएगा, मैक्स प्लैंक्स जब जैसे हमें पता है कि लाइट इज अ कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब जो भी एक लाइट का बीम होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मतलब हमारा ओरिजिनली लाइट ऐसा होता है, ऐसा मैक्स प्लैंक्स ने हमें कहा, जिसे मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। लाइट इज अ कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दिस पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटा और फोटोन। इन पैकेट्स को हम एक तो क्वांटा कहते हैं। ओके, या फिर हम इसे फोटोन कह सकते हैं। ओके, तो each packets having called as photon or quanta and each quantum having the energy E is equal to h nu। हर एक क्वांटम को कितना एनर्जी होता है, E is equal to h nu, इतना एनर्जी रहने वाला है। ओके, दिस इज कॉल्ड मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ओके, कुछ दिक्कत अब बच्चों इसमें? तो इसी को मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी होता है फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके फ्रीक्वेंसी के साथ। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा लाइट का उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी होने वाला है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इसमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम H से इंडिकेट कर रहे हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू वेयर H इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। इस H को हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ओके, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ओके, ये होगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, याद रखना इसे हमेशा, ये जूल इनटू सेकंड में रहेगा। 6.63 into 10⁻34 जूल इनटू सेकेंड। ओके, और इसी न्यू, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका रिलेशन आपको पता है, लाइट का वेलोसिटी c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा ऐसा होगा। ओके, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, तो फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला क्या पुट कर सकते हैं, c बाय लैम्डा। तो अगर मैं ये न्यू की जगह पुट करता हूं तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन का अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा hc बाय लैम्डा। ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है hc बाय लैम्डा और h न्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, तो ऐसा ही बीट आने वाला है। कुछ दिक्कत अब इसमें? E मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, E मतलब ठीक है, C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ओके, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, 12400। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा बार आपको लगने वाला है। ओके, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये हमने आई थिंक
सेमीकंडक्टर में मैंने आपको ये बिट पढ़ाया था, ओके, डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये होगा एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में पुट करना पड़ेगा, तो फिर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मिलेगा, ओके। तो इतने ही ये मतलब बेसिक लेवल का फॉर्मूला है रिलेटेड टू द क्वांटम थ्योरी, ओके। इसके ऊपर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बिट रहेगा अलग अलग कुछ फॉर्मूले से बेसिक लेवल के, वो हमें देखना है। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे दूसरे बिट की ओर। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, सेकंड बिट, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम p से इंडिकेट करते हैं, और p इज इक्वल टू पता है आपको मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगा, क्योंकि हम जो फोटोन रहेगा उसका मोमेंटम निकाल रहे हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो इस वजह से मास इनटू वेलोसिटी रहेगा, और वो वेलोसिटी c आएगा, ओके। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। तो ऐसा आने वाला है। अभी देखिएगा E इज इक्वल टू क्या होता है, mc², आपको पता है ये रिलेशन, ओके। आइंस्टाइंस का ये इक्वेशन है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, mc इंटू सी स्क्वायर को मैं ऐसे डिवाइड करने वाला हूँ, mc इंटू सी। तो बताओ mc की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, p। तो क्या आएगा फिर ये E इज इक्वल टू p इंटू सी आएगा, ओके। तो फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, p इज इक्वल टू ई बाई सी आएगा, ओके। और इस E की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं बोलो आप। E की जगह पहले तो हम h न्यू पुट कर सकते हैं, तो h न्यू बाय सी, ये आएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन का पहला फॉर्मूला। दूसरा एच सी बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं आप। तो अगर E की जगह में एच सी बाय लैम्डा पुट करूंगा और C, तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, और फिर आएगा h बाय लैम्डा। तो ये भी एक अनदर फॉर्मूला आएगा, ओके। लैम्डा p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, इज इट ओके। तो ये अलग अलग फॉर्मूलेज है मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स के, ओके। इज इट ओके। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, उसके लिए ये बीट रहेगा, ठीक है। कुछ सर दिक्कत सेकंड बच्चों फॉर्मूला है इसका। आगे समझ में, हेलो सर। ठीक है। माइक ऑफ कीजिएगा, और कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट बीट है अब इस टॉपिक का, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन। तो फोटोन का मास m से हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है E इज इक्वल टू, मैंने अभी लिखा था mc², तो उसी के अकॉर्डिंग हम मास का वैल्यू निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू mc² है, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाय c², ये पहला फॉर्मूला आएगा। फिर E की जगह हम h न्यू पुट कर सकते हैं, तो h न्यू बाय c², ये दूसरा फॉर्मूला आएगा। और न्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं, आपको पता है h न्यू की जगह हम एच सी बाय लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा इंटू c²। तो ये c कट हो जाएगा, तो h बाय मास ऑफ फोटोन का वैल्यू आएगा h बाय लैम्डा सी, ओके। तो इससे क्या समझ में आता है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिस फोटोन का, उसका मास कम होगा, ओके। तो बता मुझे हमारे लाइट में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, हमारा जो विप ग्योर पैटर्न है, ओके। तो विप ग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, बोलिएगा आंसर इसका, रेड का राइट आंसर है। तो रेड का मास क्या होने वाला है, कम रहने वाला है या ज्यादा रहने वाला है, बताओ। मास ऑफ रेड फोटोन इज लेस और मोर, तो लेस रहेगा इसका आंसर, राइट आंसर है, ओके। मतलब इससे क्या समझ में आता है, मास ऑफ रेड कलर फोटोन इज मस्ट बी लेस देन मास ऑफ वायलेट कलर फोटोन, ओके। समझ में आ रहा है, मतलब जिसका वेवलेंथ कम है उसका मास ज्यादा रहेगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका मास कम रहेगा। तो रेड कलर का जो फोटोन है उसका मास कम होगा, और वायलेट कलर का जो फोटोन है उसका मास ज्यादा रहेगा, ठीक है। इज इट ओके। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये हम फोटोन के एनर्जी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये तीसरा बीट हुआ जो इस टॉपिक का मैंने क्लियर किया अभी।
अभी नेक्स्ट देखिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखिएगा। बहुत सिंपल है, मतलब ये टॉपिक देखो, अब बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, लेकिन जितना हम देख रहे हैं ना 2-3 साल के नीट के एग्जाम में इसके ऊपर सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट पहले ही हार मान देते हैं और ऐसे टॉपिक को अटेंड भी नहीं करते हैं, मतलब करते भी नहीं है एग्जाम में, बिना किए एग्जाम में चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया। ओके, इस वजह से इस टॉपिक में 100% आपको मार्क मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, फोर्थ बीट है अब इस टॉपिक का, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और एक बीट है, जैसे मैंने ये मास का बीट बताया उसमें लिखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो, मतलब वो फोटोन अगर मूवमेंट मतलब उसका अगर मोशन रहा तभी उसका मास रहता है, वरना उसका मास नहीं रहता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो अभी फोर्थ बीट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे हम डिफाइन करते देखिएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन per unit area per unit time, this factor is called as intensity. ओके, तो इस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा देखिएगा, एनर्जी मतलब जूल होता है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बोलो, बाय विच फैक्टर वी रिप्लेस जूल पर सेकेंड, बताओ। जूल पर सेकेंड को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, बोलो बच्चों। बताओ जल्दी से, जूल मतलब एनर्जी रहेगा, सेकंड मतलब टाइम रहेगा, तो एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर अनदर किसका यूनिट देखिएगा, जूल। जूल पर सेकंड किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, कोई बता सकता है। पावर। ओके, लेकिन पावर में आपको फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पावर का यूनिट बताओ। जूल पर, राइट आंसर है वैट। ओके, तो वैट पर मीटर स्क्वायर ये होगा इस इंटेंसिटी का अनदर यूनिट। ओके, तो अगर आपको लाइट का इंटेंसिटी आता है निकालने के लिए तो उसका यूनिट आपको इस फॉर्मेट में दिया जाएगा, वैट पर सेकेंड, वैट पर मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इस इंटेंसिटी का आपको यूनिट भी निकालने के लिए आ सकता है, डायमेंशन भी आ सकता है, तो आपको ये करते आना चाहिए। ओके, तो ये होगा उसका ऐसा यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड आइदर, या फिर वैट पर मीटर स्क्वायर, कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हो। ओके, अभी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको पता है E इज इक्वल टू हम एच न्यू पुट करते हैं, तो एच न्यू बाय एटी होगा। ठीक है, ऐसा ही बीट आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू बाय एटी। ओके, अब ये सिर्फ खाली एक फोटोन के बारे में हुआ, क्योंकि एक सिंगल फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है। तो ऐसे अगर एक लाइट का बीम लेते हैं हम, तो इस लाइट के बीम में बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। ओके, मतलब हर सेकंड में अगर हम देखते हो तो बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट होते हैं, इस वजह से इसे हम अब मल्टीप्लाई करने वाले कैपिटल एन के साथ। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक फोटोन के इंटेंसिटी के साथ, तो टोटल इंटेंसिटी मिल जाएगा हमें उस बीम का। ओके, मतलब इस बीम के अंदर अगर एन फोटॉन्स है तो हर एक फोटोन के अंदर कितना एनर्जी है, E बाय एटी है। E बाय एटी मतलब ही एच न्यू बाय एटी है। तो टोटल एनर्जी अगर हमें निकालना है फोटोन का, तो वो फिर कैसा आएगा, एन इंटू एच न्यू बाय एटी। ओके, लगा तो मैं इसे नीचे लिखता हूं, टोटल इंटेंसिटी जो आएगा वो आने वाला है I इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय एटी। ओके, तो ऐसा ही आने वाला है। और अभी देखिएगा मैं शॉर्ट इसमें चेंज करने वाला हूँ, स्मॉल एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाय ए में पुट करने वाला हूँ। अब ये स्मॉल एन मैंने किसकी जगह पुट किया है, कैपिटल एन बाय टी की जगह। तो इसे, इस स्मॉल एन को कहा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, इसका कैलकुलेशन मतलब स्मॉल एन रहेगा।
तो स्मॉल एन और कैपिटल एन में फर्क समझ लो। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, लिख लीजिएगा। कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स, और स्मॉल एन मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ओके, स्मॉल एन मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, चलेगा। तो ऐसा आने वाला है ये स्मॉल एन। ओके, तो इस स्मॉल एन के टर्म में भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। स्मॉल एन और कैपिटल एन, इन दोनों में भी आपको डिफरेंस याद रखना है हमेशा। ओके, तो अभी देखिएगा, इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले को है ना अनदर हम एक फॉर्मूले से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एनर्जी अपॉन टाइम, ये जो फैक्टर होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम, ये जो फैक्टर होगा इसे हम पावर लिखते हैं, तो P बाय ए ऐसे भी हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, एनर्जी अपॉन टाइम आपको पता है पावर होगा, तो पावर अपॉन एरिया मतलब भी इंटेंसिटी होता है, तो ये इंटेंसिटी का एक अनदर फॉर्मूला आएगा P बाय ए। इज इट ओके? और इसी को हम लिख सकते हैं, देखिएगा अब P बाय ए ये अनदर फॉर्मूला आएगा, और ये P बाय ए की जगह मैं पुट करने वाला हूँ एन एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय ए। ये जो हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये मैंने पुट किया है P बाय ए की जगह, तो ए कैंसिल हो जाएगा और P का अनदर हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। ओके, वो भी आपको याद रखना है। और एच न्यू की जगह आप एच सी बाय लैम्डा भी पुट कर सकते हो, तो अनदर फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है यहाँ पर। ओके, तो ये जो फैक्टर है एन एच स्मॉल एन इंटू एच इंटू न्यू, इस फैक्टर को ही हम पावर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो वो भी एक अनदर फॉर्मूला उसका आ सकता है। अगर हम स्मॉल एन के फॉर्मूले देखते हैं तो स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर देखिएगा इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, देखिएगा पावर P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन इंटू एच इंटू न्यू आ रहा है। ओके, रिपीट वंस दिस लास्ट फॉर्मूला। ओके, चलेगा। देखिएगा ये जो हमारा ऊपर फॉर्मूला है ना, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो एनर्जी अपॉन टाइम मतलब ही पावर होता है, तो I को मैं क्या P बाय ए से रिप्लेस कर सकता हूँ। कैन आई राइट लाइक दिस, I मतलब इंटेंसिटी इज नथिंग बट पावर अपॉन एरिया होगा, तभी तो उसका यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो ये इंटेंसिटी का टोटल फॉर्मूला मैंने आपको बताया। ओके, स्मॉल एन इंटू न्यू एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाय एरिया, तो दोनों फॉर्मूले को मैंने इक्वेट किया एक दूसरे के साथ। I इज इक्वल टू P बाय ए एंड I इज इक्वल टू एन एच न्यू डिवाइडेड बाय ए, तो पावर का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, एन एच न्यू। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, एच मतलब प्लंक्स कांस्टेंट, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ठीक है, इज इट ओके? तो इस बेस से मुझे बताओ स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या आएगा। अभी आपको ये स्मॉल एन निकालने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, तो उस समय आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, P डिवाइडेड बाय एच न्यू। ठीक है, इज इट ओके? P डिवाइडेड बाय एच न्यू होगा, और आपको पता है न्यू की जगह हम, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की जगह हम C बाय लैम्डा पुट कर सकते हैं। ओके, न्यू की जगह C बाय लैम्डा, आपको पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। ओके, तो न्यू की जगह आएगा C बाय लैम्डा। इज इट ओके? तो वो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो फिर क्या आएगा, P डिवाइडेड बाय एच इंटू C बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो P लैम्डा बाय एच सी, ये अनदर फॉर्मूला मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का। तो ये सभी फॉर्मेट में आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ओके, इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत? अभी इसमें देखिएगा ये जो फॉर्मूला है, टाइम बहुत खत्म होने को आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। अगर ये P और एच अगर हम देखते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है। ओके, क्या क्या कांस्टेंट इसमें देखिएगा, सॉरी P कांस्टेंट नहीं है, P मतलब पावर है यहाँ पर। उसके बाद लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, और एच मतलब प्लंक्स कांस्टेंट है। ओके, तो ये सभी एच सी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, एच सी का वैल्यू पता है आपको 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन उसे अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻²4। लिख लीजिएगा इस वैल्यू को, जूल इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू P लैम्डा। ठीक है, मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एन निकालने का। ओके, 5 इंटू